स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका पसंदीदा प्रोग्राम अपने पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक पर। देश की आवाज का वक्त है, आपकी आवाज का वक्त है और देश का बजट आने वाला है, देश का बजट आने वाला है और उस बजट से हम देशवासियों को क्या उम्मीदें हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम अपने आप में बिल्कुल अलग और सबसे खास प्रोग्राम जहां देश की जनता की आवाज आती है, देश की जनता बोलती है, सिर्फ सुनती नहीं है, सिर्फ मैसेज करके अपना परसेंटेज नहीं बताती है, बल्कि वो अपनी राय रखते हैं और उस राय को हम उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनकी जुबानों ने देश की जनता से वादे किए हैं। बजट हमारे लिए कैसा हो और ये बजट जब पेश किया जाता है तो उसके मुताबिक कितने काम हो पाते हैं, कितना जमीन पर उतर पाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और आपको उम्मीद क्या है, सवाल एक बार आपके सामने और उसके बाद जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, जो भी आपका मशवरा है या कोई भी आपकी बात है, देश के बजट से आपको क्या उम्मीद है। क्या कोरोना काल में आपका बजट भी बिगड़ चुका है और क्या उस बजट को सुधारने की कोशिश होगी। क्या पेट्रोल डीजल पर आपको राहत की आस है और मिलनी चाहिए और कितना जरूरी है। क्या बजट में इस बार हर वर्ग का होगा फायदा, क्या ख्याल रखा जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है। और आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल कि क्या धरातल पर पूरी तरह लागू होता है बजट, क्या जमीनी हकीकत बन पाता है बजट। अनिल जी, तो ये बड़ा एक सवाल है और अगर बात की जाए इस सवाल की तो लोग उम्मीद करते हैं, हर साल बहुत सी बातें निकलकर सामने आती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को संघीय बजट कहते हैं और संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। आपको मालूम है कि पहले मार्च में हुआ करता था, फिर इसको घटाकर अब फरवरी में कर दिया गया है। तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं बजट को, बजट का कितना अहम हिस्सा हमारी जिंदगी में होता है और कितनी उम्मीद है आपको इस बार बजट में कि क्या फायदा मिलना चाहिए, क्या काम होने चाहिए बजट से। देश के बजट से आपको उम्मीद क्या है, सवाल आपके सामने है। और आपको बजट से जुड़ी कुछ और बातें भी बता देते हैं। जब ये बजट तैयार किया जाता है तो बहुत ही गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है और जो स्टाफ होता है, जो बजट तैयार करने वाली टीम होती है, उनको कोई भी चीज़ मोबाइल वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। जो स्टाफ होता है करीब 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में ही वो लोग रहते हैं, उनको बाहर आने की भी इजाज़त नहीं होती है। जो भी चीज़ है उनकी ज़रूरत की वो वहीं मुहैया कराई जाती है, वो बाकी और भी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल वगैरह भी बहुत अर्जेंसी ना हो तो। और हलवा सेरेमनी होती है, वित्त मंत्रालय की एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और इसमें वहाँ जो वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी हैं, वित्त मंत्री हैं, वो शामिल होते हैं। हालांकि इस बार जो पिछला बजट आया था उसमें हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन इस बार होगी। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि रेल बजट भी पेश होता था अलग से, लेकिन फिर उसको एक साथ ही कर दिया गया। तो आपको क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं आप बजट से। क्या महंगाई की वजह से आपका बजट बिगड़ा है, क्या महंगाई कम होने की उम्मीद है। जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जी राम जी भाई जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। बजट नए साल में अच्छा बजट आए, 2 साल होने वाला है, पूरे देश का बजट बिगड़ा है, सभी को फायदा हुआ है ऐसा बजट सरकार लाए। पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल का बैरल में दाम कम होता है तो भी सरकार दाम कम नहीं करती है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। क्या कोरोना के इस संकट काल में लोगों का जो बजट बिगड़ा है उसको बेहतर और सुधारने की कोशिश होगी, क्या आपको उम्मीद है। और जो बजट पेश किया जाता है कि इतनी घोषणा
इस चीज़ के लिए, इतनी घोषणा इस चीज़ के लिए, वो ज़मीनी हकीकत कितना बन पाता है? और आपको उम्मीद क्या है पेट्रोल डीजल को लेकर? आपको क्या उम्मीद है और क्या आप चाहते हैं कि हाँ, इस बार कम से कम इसमें बहुत कटौती कर देनी चाहिए और इससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है चीज़ों के महंगे होने पर? जो भी आपके जहन में है, क्योंकि ये बजट हर साल पेश होता है, लेकिन वो हर साल पेश होने के बाद लोगों की ज़िंदगी में कितना सुधार ला पाता है, कितना बदल पाता है, कितना आसान बना पाता है, बजट के हिसाब से कितने काम हो पाते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके सामने है कि क्या बजट अब उम्मीदों के मुताबिक पेश होगा, आपको लगता है? आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। मास्टर साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नौसिर भाई आदाब। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए, जो आपने बात कही मैं उस बात से मुत्फिक हूँ। जो घोषणा है ना, वो जमीनी हकीकत पर खड़ी नहीं उतरती, नंबर एक। नंबर दो, देखिए अभी भाई ने कहा महंगाई कम होनी चाहिए, दाम कम होने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मेरी तो एक ही अर्ज है आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बहाल की जाए। अच्छा जी। ये सरकार के बुरा न मानना, मुझे कहना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कर्मचारियों को तबाह कर दिया। मुझे कहना चाहिए वो अब मरहूम है, वो अब दुनिया में नहीं है, हमारे लिए माननीय थे वो। उन्होंने कर्मचारियों को बहुत लॉस दिया है अटल बिहारी वाजपेयी महोदय ने। तो पुरानी पेंशन बहाल कर दें तो बहुत ही मेहरबानी होगी कर्मचारियों के लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कर्मचारियों की, पुराने कर्मचारियों की पेंशन बहाल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियां, बहुत फ़र्क पड़ा है। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब राम राम। जी नमस्कार सर, राम राम। डॉक्टर साहब, बात ये है, इसमें कोरोना काल में मुझे पर्सनली तो फायदा हुआ। अच्छा। मैंने अपना सारा स्टाफ हटा दिया और सारा काम अकेले ने खुद नहीं किया, तो जो 8-10 हजार तनख्वाह देते थे वो सारी बच गई। इसलिए जो महंगाई हुई थी सब उसमें अब्जॉर्ब हो गई। यानी आप ये कह रहे हैं कैप्टन साहब कि जो आपके यहाँ पर स्टाफ काम करता था उनको आपने हटा दिया? 100%। तो पर्सनली तो आपको फायदा हुआ, लेकिन वो जो स्टाफ हटाए वो बेरोजगार हो गए ना। अच्छा। उनको जो है, उनकी तनख्वाह जो है मैं आज भी देता रहा बिना काम कराए। अच्छा जी। हाँ, 2 साल। अच्छा। कल से दोबारा लगाए हैं उनको, बिल्कुल डॉक्टरों वाले ड्रेस में ना। अच्छा, रही बात दूसरी, डॉक्टर साहब के बजट कैसा बनेगा नहीं बनेगा, जमीन पे उतरता है कि नहीं उतरता है? जी सर। हम तो आर्मी से हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में ना पहले हिस्सा लिया ना अब लेते जी। लेकिन 2004 से 14 तक ये जो कठपुतली सीएम और पीएम होते हैं, इनका जो बजट बनाते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता। फिर जब पीछे से हुक्म होता है ये वैसा ही करते हैं। और सबसे खतरनाक बात इस देश में ये हुई है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थे, जितने ईमानदार आदमी अपने पास रखने चाहिए थे, जो दिन में 10 बार कहते भाई वो गलत है मैं नहीं करता। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं बजट के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो सरकार बजट पेश करेगी, जो क्या नाम सेंटर में, उनको जो सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश करना चाहिए। जी सर। खासतौर पर व्यवसायियों को, छात्रों को, और इसके अलावा जो और आम आदमी, उनको जो बजट उस हिसाब से तैयार करने ताकि सभी को फायदा पहुंचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए और खाने पीने के सामान में कमी करनी चाहिए। इसके अलावा जो गैस वगैरह है ये भी सस्ती करनी चाहिए, लोगों की आम चीजें हैं, और छात्रों को भी इसमें वो देना चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी, कहिए। सर, कोरोना काल में बजट बिगड़ा मिडिल क्लास फैमिलीज का। एक्चुअल में है जो ऊपर क्लास के थे या निम्न क्लास के थे, उनको मुफ्त में राशन, मुफ्त में सिलेंडर, मुफ्त में चीजें दी गई, उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ऊपर वाले करोड़पति से अरबपति हो गए, उनके प्रभाव नहीं पड़ा। मिडिल क्लास की फैमिली पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। रही बात, आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के तो ये इलेक्शन 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसके पहले ही सरकार दाम बढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि विदेशों से रिपोर्ट आ रही है कि थोड़ा सा तनातनी चलने के कारण से पेट्रोल के दाम बढ़ने की उम्मीद है, तो उसको छोड़ दीजिए। सर, रही बात ये जो लागू होता है बजट, ये बजट क्या चीज पर लागू होता है? ये देश की जो है उनको देने से कोई मतलब नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली पर लागू होता है, उनके लिए कोई रियायत देते नहीं है ये, तो उनको रियायत नहीं देंगे तो वोट से कोई कमी नहीं आएगी। और देश में जो बढ़ोतरी हो रही है जो चीजों की, उसकी हो ही रही है। आपने कहा हलवा शिरोमणि
इस बार नहीं करके ये मिठाई बांटने की शिरोमणि कर रहे हैं, उससे बजट का बचत कर रहे हैं। बाकी बजट में जो डिटेल दे रहे हैं उनकी पहले प्रतियां छपती थी, अब के वो प्रतियां भी बहुत कमती करती, जिससे भी ये बचत कर रहे हैं। तो ये बजट अपने में बचत करके क्या चीज की बचत कर रहे हैं या क्या देश को दिखाना चाहते हैं, इसका समझ में नहीं आता है। और ये बजट जो इंडिया का आता है, ये बजट तो क्या कारण से कैसा आता है पता ही नहीं है इसका। ये क्योंकि बजट के बाद ही तो सब अपनी ये चेंजेस करते रहते हैं, तो भाई इस बजट से तो कुछ नहीं बिगड़ा होना है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी डिटेल में आपने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि बजट से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हर साल बजट पर नज़र सबकी होती है, उस पर बात होती है, चर्चा होती है, उम्मीदें होती हैं, हाँ, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि फ़ायदा कितना होता है और जो जो घोषणाएं होती हैं बजट में, जो जो प्रावधान किए जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, उसको अमली जामा कितना पहनाया जाता है, ज़मीन पर वो हकीकत क्या नज़र आती है। हर साल हम सभी चर्चा करते हैं, उम्मीद लगती है, सभी देखते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं कि देश का बजट पेश हो रहा है। ज़्यादातर लोगों की नज़र इस पर रहती है कि भाई टैक्स का क्या रहा, पेट्रोल डीजल का क्या रहा, कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चल पाती हैं। अब जो महंगाई का एक बड़ा इस वक्त मुद्दा है और वो हर जगह है और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी है और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी क्या राय है बजट को लेकर, आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है। मनसुख जी हमारे एक दर्शक गुजरात से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मनसुख जी, क्या कहेंगे। हमारे ये सबको अच्छा भाव, अच्छा दाम सब मिलना चाहिए, गरीब या अमीर सबको एक साथ सरकारी मिलना चाहिए जी। हाँ। चलिए तो जी मनसुख जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और चमन लाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं हिमाचल से, स्वागत है आपका चमन लाल जी, क्या कहेंगे। जिंदगी जहाँ से शुरू हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जी सर। अब ढलान पर है, अभी हुई है। हाँ। रोटी कपड़ा और मकान, हर किसी को खुश करने की क्षमता सरकार में नहीं है, मगर सरकार की वजह से कोई दुखी ना हो ये तो सरकार के पास है। तो सरकार को चाहिए कि वो गरीब मांगने करने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, बस इतना कर दे, 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, जिंदगी कट जाए, बस यही है। बाकी धन्ना सेठों के पेड़ तो भरेंगे नहीं, अरबों करोड़ों रुपया भी इनके पास आएगा, फिर कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, फिर भी साल में मैं 3000 रुपया इनकम टैक्स पे करता हूँ, 400 रुपए की दिहाड़ी लगाता हूँ। इनकम टैक्स इसलिए देता हूँ कि चलो सरकार का ही वो हो जाए। तो ये सारी सोच जो है ये रखनी चाहिए। हमारी 30 दिन तो दिहाड़ी लगती नहीं, कल हमारे काम पर गए वहां निकाल दिया जी आज छुट्टी है, वो चलो नहीं 400 मिला, कोई बात नहीं, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। मगर ये है जो धन्ना सेठों ने इतना धन जो करोड़ों और वो दबा कर रखे हैं, जैसे यूपी में उन्होंने दबाया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और एक बात का जिक्र किया, रोटी कपड़ा और मकान, और आज भी उस बात को लेकर लोगों की नज़र रहती है, उस पर ही। देखिए देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की, देश के लोगों ने की, बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर खुद से तैयार की, बहुत से प्लान्स बनाए गए, लेकिन एक मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, वो तब भी था हमारी आज़ादी के पहले। 75 साल हो चुके हैं और अब भी है, यानी 75 साल में बहुत कुछ नहीं बदला इस मामले में, अभी भी उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और आज भी लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले लो और रोज़गार दे दो, बाकी हम खुद कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे। नमस्ते जी कहिए। ऐसा है जी, ईपीएफ बढ़ाने किसी ने 700 रुपये, किसी ने 800 रुपये पेंशन मिलती है, इस तरह तो हमारी बंदे कर दो। जब के मालिनी जी मिली, प्रधानमंत्री जी ने और बोला मैं थाना देंगे, इनकी कहते भाई इनको भी दे दो कुछ 5-5, 7-7 हजार रुपये, इसमें क्या फर्क होगा। अरे जी ये है ना जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं दिनेश जी, पेंशन ईपीएफ की जी, अच्छा अप्लाई मैसेज 800 रुपये मिला जी जी इसको फिर बंदे कर दो। इसका अच्छा जी बैंक में जावा क्या बात है, जावा दी उन्हें दिखाएगा जी वहाँ मरा रैद कट जाएगी जी। या सीताराम जी राज ये प्रधानमंत्री जी दिल खोल के कहना चाहिए भाई इनको भी दे दो, बेचारे बहुत बूढ़े 70 साल के हो रहे हैं। ये पेशी चालू लग रही है, कदे कहते हम कमेटी बनावाएंगे, क्या की कमेटी बस मालिनी जी ने जाया कह रहा बोला जी क्यों इतनी मारा क्या गरीब आदमी आना। और मोदी ने कहा था बोला दूर दे दूंगा, फिर लेकिन बातें तो करता है लेकिन करता नहीं जी। और एक ये जी जो ये बीमारी है 2-4% टैक्स और लगा दे गवर्नमेंट, कोई बात नहीं, मतलब ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए मेडिकल भी। किसी हॉस्पिटल उसमें जाओ, इसमें जी दिनेश जी इलाज कराने के लिए
2, 4, 5% भी लगा ले, कोई परवाह नहीं जी है। गरीब आदमी का इलाज होता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दिए, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर ज्यादा गवर्नमेंट के, इनकी फीसें मिला जी अथवा बढ़ती कौन सी, पीएफ में कुछ नहीं मिलता जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं हमारे सामने। हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से बात की थी, वो क्या कह रहे थे, उनकी भी बात सुनते हैं। और आप भी कॉल कीजिए, आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, क्या लगता है, क्या राय है आपकी बजट पर, वो भी बताइए। देखिए, बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला ज़रूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए, या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमें भी यही उम्मीद है सरकार से कि जो कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने दर्द सहा है और कारोबार जो हैं लोगों के ख़राब हुए हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी। बजट से हमें वैसे उम्मीद तो ये है कि इस बार बजट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा जी कि हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे जीएसटी घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चों की मेडिसिन है उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। सर, हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। हमारी उम्मीदें ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफ़ी समय से बंद है, जिससे हमारी पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बजट में अब की बार सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में नौकरियाँ आसानी से मिल सके। तो इतने लोगों की बात सुनी। और सूरज भांजी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अब हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सूरज भांजी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सूरज भांजी, कहिए। ये उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए जी सरकार में, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है ये। ना जनता की सुनती है, ना किसी की सुनती है, मनमर्जी है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ जनता के लिए घाटे का सौदा है जी। ना इनको उम्मीद नाम की चीज तो इस सरकार से करनी बेमानी बात है। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं, रणधीर जी। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है रणधीर जी, आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जी अच्छा सर, ऐसा है कि बजट जो है ईपीएफओ जो हमारा है, इंडस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जी, इसके तो ईपीएफओ का जो है तो बजट सीमा तो 8.25 है, वो तो गुड एंड बेटर है। लेकिन जो हमारा ये है ना कि मतलब जो पेंशन स्कीम है उसमें बहुत डिले है, मतलब 800-700 बजट में कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सर। रणदीप शर्मा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कि पेंशन स्कीम्स को भी अब बढ़ाया जाए, उसमें जो राशि है वो बढ़ा दी जाए, ये लोगों की मांग है। और उसमें जाहिर सी बात है कि 700, 800, 500, 1000 तक में भी एक तरीके से देखा जाए तो महीने में किसी बुजुर्ग को दी जाए, कोई कहीं भी हो, तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। थोड़ी राहत मिल सकती है। अब थोड़ी राहत जहाँ ज़रूरत ज़्यादा की है तो वहाँ फिर जिम्मेदारी भी पूरी निभानी चाहिए। इसके अलावा एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है, इसके अलावा आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि ये जो वक्त कोरोना काल का चला है, तो इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई। अब बहुत से ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं,
परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, 2 बच्चे भी हैं, मोबाइल एक है और उस एक मोबाइल से वो सबकी पढ़ाई मुमकिन नहीं है। तो शायद इस तरह का कोई प्लान बनाना चाहिए सरकार को कि कुछ देश के अंदर कम से कम करोड़ों कुछ मोबाइल, 1-2 करोड़ मोबाइल या 1 करोड़ मोबाइल भी ज़रूरतमंद लोगों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं ख़ासतौर से जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। और ये लग रहा है अभी भी कि शायद फिर से अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम 1 साल बाद फिर नज़र आने लगे, तो कम से कम उन बच्चों की पढ़ाई पर कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी कोई प्रावधान बनाना चाहिए और सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए अगर ऐसा होता है। और सारी पार्टियों को इसकी भी मांग उठानी चाहिए कि मोबाइल दिए जाएं गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनको परेशान न होना पड़े। अब स्कूल तो बंद हैं, स्कूल खुल नहीं रहे, तो उनकी पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ता है। नारायणगढ़ से सतीश जी एक हमारे दर्शक हैं, स्वागत है आपका सतीश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जी कहिए। हाँ जी, बताएं, बजट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए सर, आप टीवी पर जुड़ चुके हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या कहना चाहते हैं बजट के बारे में? सर बजट के बारे में तो ये जानना चाहता हूँ कि बजट तो जनता के लिए होता ही नहीं है। बजट तो सर सरकार अपने लिए बनाती है। अच्छा। कि सरकार ने कैसे टैक्स इकट्ठा करना है, कैसे पैसे इकट्ठा करना है, कैसे एक्सपेंस करना है, जनता के लिए तो शायद ही कोई बजट बनता होगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है हर चीज के बारे में, तो सरकार तो कुछ देख ही नहीं रही है। आप लोग भी देख रहे हैं टीवी चैनल पे, मीडिया वाले भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझता था कि बजट जो है वो जनता के लिए बन रहा होगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बजट सतीश जी को लगता है कि जनता के लिए थोड़ी बनता है, सरकार अपने लिए बनाती है, राजनीतिक पार्टियों के लिए बनता है। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है बजट से, और जो बजट पेश किया जाता है वो हमारे कितने काम में आता है और ज़मीन पर कितना नज़र आता है, धरातल पर कितना सही साबित होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको क्या उम्मीद है और आप क्या चाहते हैं कि कम से कम इस जगह पर हमें राहत दी जाए ज़्यादा। सुंदर जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं बरवाला से, स्वागत है आपका सुंदर जी, क्या कहेंगे? आप जुड़ चुके हैं सुंदर साहब, नमस्कार कार्यक्रम में, कहिए। टीवी पर जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, आपने फोन किया है सुंदर जी, कहिए। चलिए शुक्रिया, आपने शायद आपको आवाज नहीं आ रही, आप जुड़ चुके थे। लक्ष्मण दास जी एक दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से, स्वागत है आपका लक्ष्मण जी। हाँ जी नमस्कार नासिर जी। नमस्कार लक्ष्मण दास जी, कहिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, आप बजट के ऊपर डिस्कस कर रहे हो ना? जी सर। तो बजट से क्या उम्मीद करें हम? 10 मार्च के बाद ये महंगाई फिर तेजी से जाएगी। जी। हर साल देखते हैं बजट के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता। अब देखिए इलेक्शन है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया है। जी। जैसे ही 10 को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे फिर तेजी से ऊपर जाएंगे। क्या उम्मीद करें? अभी देखो हरियाणा के अंदर क्या है, खट्टर साहब ने एक नया नियम बुढ़ापा पेंशन में किया, जिसकी 2 लाख से ज्यादा इनकम है परिवार की। जी सर। वो बुढ़ापा पेंशन ही उनकी खत्म करने जा रहे हैं। दुष्यंत जी कहते हैं कि 4 में ये तो कांग्रेस कर गई थी। अरे 4 में तो जिसकी 1.5 लाख थी उसकी मर, अब महंगाई कहाँ गई है, इनकम भी उसके साथ उसी रेशो में बढ़ेगी। जी सर। तो इन्होंने बूढ़ों को भी तंग कर दिया। ये तो हर तरफ से बस जो है ना। ठीक है। अब देखो बीजेपी का जो है कलेक्शन फंड हुआ है 4,500 करोड़ से ज्यादा, और बाकी पार्टियों को देख लो क्या हाल है। इन्होंने तो अपने फंड भरने हैं, पब्लिक जाए बाढ़ में। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं सुंदर जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सुंदर जी, क्या कहेंगे? कि सरकार ने जो पेंसिल की चलाई है स्कीम, महीना बीत जाता है पेंसिल देती नहीं है। हमें पेंसिल 10 तारीख तक मिलनी चाहिए जी। बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन? हाँ जी। अच्छा, तो अभी मिल नहीं रही बुढ़ापा पेंशन? नहीं अभी नहीं मिल रही ना, अभी तो ना दिसंबर की नहीं मिली, जनवरी पूरा बीत गया है जी। अच्छा। हाँ जी आगे नाम। तो इसके बारे में बताया क्या जाता है, क्यों नहीं मिल रही या फिर देरी हो रही है इसमें? वो कहते पीछे से नहीं आई है, वही कहते पीछे से नहीं आई है। कब से नहीं मिली सुंदर जी? हाँ जी, कब से नहीं मिली? 3-4 महीने हो गए, अब दिसंबर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। ये जो प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है कितने आजकल मिल रहे हैं? 2200 रुपए। 2250 देते हैं, ऐलान हुआ था 2750 का जी। हाँ जी।
तो ये आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके आसपास और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली है? नहीं, आप हमारे आसपास सबको ऐसा है, नहीं आ रही किसी खाते में हिसार जिले में। अच्छा जी, चलिए आपका ये जो सवाल है इसको जो लोग हैं जो सरकार से जुड़े लोग, उनसे ज़रूर आपका सवाल वहाँ पर रखेंगे कि वजह क्या है और आपकी बात तक उनको पहुँचाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बरवाला से। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी कहिए। सरकार वादा वो करे जो पूरा कर सके, हवा में उड़ाने वाली बातें ना करें, लोगों को झूठ ना बोले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर महंगाई ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर दे, मगर झूठ ना बोले। लोगों को झूठ बोलना जो है वो सरकार सिखाती है, झूठ ना बोले। दूसरा, अभी आपके यहाँ एक दर्शक ने बोला कि पेंशन नहीं आ रही। जी सर। पेंशन जो है वो सर 3 महीने बाद आती है, इकट्ठी आती है 3 महीने बाद। अच्छा, तो इनको पता है कि ऐसा नहीं है, पेंशन आती भी है और 3 महीने बाद आती है। ठीक ठीक, हाँ धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब ये देखिए क्लियर भी हो गया। वो कह रहे थे कि पेंशन नहीं आ रही है और उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद आती है, इकट्ठी आती है। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी नहीं, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है, और वो थोड़ा सा क्लियर होगा और फिर भी इस पर और मालूमात करेंगे। लेकिन बजट से उम्मीदें बहुत हैं। अब देखते हैं कि वो बजट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, और कितना उसका असर हमारी ज़िंदगियों पर पड़ता है और कितना उसको ज़मीनी हकीकत बनाया जाता है। आप अपना ख्याल रखें और बने रहें खबर अभी तक के साथ। लगातार हम तमाम तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ से भी जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। और ख़बरें जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो अलग तरह की खबर है, लेकिन जब हम पूरा बुलेटिन देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि हाँ सारी खबरें थीं। और आपका प्यार, आपका साथ लगातार हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।